इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आप जानते हैं बहुत ज्यादा अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है और इस बॉन्ड में मिले झटके के बाद अब बीजेपी को एक और झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयुक्तों यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। 15 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बने नए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे। जी हां, 15 मार्च, आज 13 है यानी परसों फ्राइडे को। और इधर EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा भी जोर पकड़ता जा रहा है, या कहें तो जोर पकड़ सकता है। दरअसल देश के कई वकील पहले ही EVM में धांधली पर सवाल कर चुके हैं और अब राहुल गांधी ने भी EVM को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। आज राहुल गांधी जब लोगों से मुखातिब हो रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो कुछ लोग EVM पूछने लगे और वहां राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है EVM पर, आइए जरा सबसे पहले सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है, वहां पर चुनाव आयोग भी है, जब EVM है तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति है और साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। सुनिए पहले राहुल गांधी EVM पर क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, आपने EVM की बात की, बिल्कुल सच है। क्या 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 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? EVM हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि EVM में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मिलने का वक्त नहीं दिया। अगर परसों तक नए इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति हो जाती है तो क्या EVM पर विपक्षी दलों को मिलने का वक्त मिलेगा, यह देखना होगा। यहां एक बात और डिस्क्लोजर कह सकते हैं हम, ये कि लगातार आज दिन भर एक राजपत्र जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम आ रहे हैं और उनकी नियुक्ति हो गई है। राष्ट्रपति ने मोहर भी लगा दी और आज ही ये लोग ऑफिस संभाल लेंगे। लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है, फर्जी है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी था, इसलिए इस बात को यहाँ रख रहे हैं। ये बात जो है इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति की है। तो इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति के बाद क्या EVM का मामला जो है वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि तब क्या चुनाव आयुक्त जो हैं वो विपक्षी दलों को मिलने का समय देंगे, बड़ा सवाल है। फिलहाल तो चुनावी पर्दे पर एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता नजर आ रही है दोस्तों, और दूसरी तरफ बीजेपी की फ्लॉप होती स्कीम्स दिख रही है। कल आदिवासियों के लिए घोषणाओं के बाद आज महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। नारी न्याय गारंटी में वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए का वादा कांग्रेस ने किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, 5 गारंटी है नारी के लिए, महिलाओं के लिए, इसमें अलग अलग महालक्ष्मी योजना जो है उसमें, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 1 लाख रुपए सालाना का वादा, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है जो यहां कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का ये चुनावी तीर किस तरह बाजी पलट देगा, इस पर आगे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी बीजेपी जिस तरह चौतरफा घिर चुकी है वो देखना भी दिलचस्प है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद मोदी सरकार का एक और तीर बेकार साबित होने वाला है। वैसे भी बीजेपी का तरकश अब लगभग खाली हो चुका है। राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में ही मोदी ने कर दिया था और फरवरी आते आते चुनाव में मंदिर की घंटी का शोर धीमा पड़ गया। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आनाकानी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कल शाम SBI ने भी एक पेन ड्राइव में बॉन्ड खरीदने वालों के नाम, उनकी कीमत, बॉन्ड को भुनाने वाले दलों के नाम, ये सब चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के जरिए दे दी है। और इधर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का तीर जो है वो भी बीजेपी ने चल दिया।
कल आपने, परसों शाम को आपने देखा, लेकिन उसमें भी बीजेपी को एहसास हो चुका है कि यह वार भी खाली ही चला गया है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने पहले एक पॉजिटिव नोट अपनी वेबसाइट पर डाला जिसमें बताया गया कि देश के 18 करोड़ मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं होगा, उनकी नागरिकता किसी तरह प्रभावित नहीं होगी, लेकिन बाद में इस नोट को होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से हटा दिया गया है। खैर, मोदी सरकार को यह नोट जारी करने और फिर इसे हटाने की क्या जरूरत पड़ी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सीएए को लेकर बीजेपी ने जो भी चुनावी फायदे की उम्मीदें पाली होंगी वो सब यहां ध्वस्त नजर आ रही हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी के तर्कश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के तीर तो बेकार हो ही चुके हैं, दूसरे दलों में तोड़फोड़ करने का जो नतीजा है वो भी बीजेपी भुगत रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार और महाराष्ट्र हैं। ये दोनों राज्य, बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को सीटों के बंटवारे में आ रही दिक्कत जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। दरअसल बिहार में जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान, पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, चाचा भतीजे के बीच पार्टी का बंटवारा हो चुका है, आप जानते हैं। और जीतन राम मांझी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के नेता, इनको संभालने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। और वहीं उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को एक साथ साधने में बीजेपी की हालत खराब हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है और खूब धूम मचा रही है। युवाओं की गारंटी के बाद आदिवासियों के लिए गारंटी और आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, जिसका जिक्र पहले कर चुका हूं। कांग्रेस ने इस नारी न्याय गारंटी की घोषणा जो की है उसमें जो चीजें हैं, अब जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए उस पोस्टर को, जिसमें कांग्रेस ने महालक्ष्मी, फिर आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले छात्रावास नाम से 5 प्रमुख वादों की रूपरेखा तैयार की है। ये देख लीजिए, आधी आबादी पूरा हक, महालक्ष्मी, अधिकार मैत्री हर पंचायत में, और उसके अलावा शक्ति का सम्मान और सावित्रीबाई फुले छात्रावास, 2 गुना कामकाजी महिला हॉस्टल हर जिले में न्यूनतम। ये आप देख रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए 5 कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, जो यहां सामने बताया जा रहा है। तो दोस्तों, कांग्रेस अब विजेता पार्टी की तरह बात कर रही है। युवा शक्ति की बात हो, चाहे नारी शक्ति की बात हो, चाहे आदिवासी वंचित शक्ति की बात हो, हर जगह विजेता की तरह कांग्रेस अपनी बातों को रख रही है, जबकि बीजेपी अब डिफेंसिव हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अधीर रंजन चौधरी और एक केंद्रीय मंत्री का पैनल जो है वो चुनाव आयोग में आयुक्तों के दोनों खाली पदों के लिए बैठक करने जा रहा है। लेकिन आज ही मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर जो 2 अभी होते हैं यानी टोटल 3, इनके चयन के लिए बनी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देती हुई एक याचिका पर कल सुनवाई होनी थी, जो आज होनी थी। लेकिन एडीआर की तरफ से यह दाखिल की गई याचिका है। इसमें 2 और भी हैं, कांग्रेस के नेता और महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश भी इसमें है। तो 3-4 याचिकाएं और उस पर सुनवाई होनी थी। यह सुनवाई तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने किया था। आज ये सूचीबद्ध भी थी और 3 जजों की का जो पैनल है वो ये इस पर आज सुनवाई करने वाला था। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। यानी अब यह साफ है कि चुनाव आयोग में किसी भी किस्म के खेल पर रोक लगाने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट ने कर ली है और उस पर पूरी नजरें टिकाए हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। यह खबर भी बीजेपी के लिए एक झटका ही है दोस्तों, और झटके कई हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा बहुत झटका लगता हुआ उधर भी दिखाई दे रहा है। जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उधर जम्मू कश्मीर में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और अब कई जगह वो सफाई देते हुए नजर आते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, आप पिक्चर देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर दाहिने साइड, ये क्या कुछ कह रहे हैं और किन किन पार्टियों ने क्या कुछ कहा है, जरा इनकी बात सुन लेते हैं। और इनकी याद अब कल से परसों से ज्यादा आएगी, क्योंकि परसों इनको
एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरे डॉक्यूमेंट्स इनको सौंपे हैं उसको इनको वेबसाइट पर अपलोड करवाना है। लेकिन आज अलग अलग पार्टी विपक्षी दलों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, सुनिए। पार्टीज में बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके, पीडीएफ, पीडीपी पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है, मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूं। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का यह भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में जो डीडीसीए के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीजें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का यह मांग था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहां भी हैं कैंप्स में उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों में ना कराया जाए। तो सुन रहे थे आप यहां राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इनके दो साथी अभी इनका साथ छोड़ चुके हैं, एक रिटायर हो गए हैं, दूसरे इनका साथ छोड़ करके चले गए और इसके लिए कल बैठक होनी है और उस बैठक के बाद तय होगा कि दो साथी इनके और कौन होंगे जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे और वो सब मिलकर कितनी जल्दी चुनाव की घोषणा करते हैं ये सब देखना होगा। लेकिन इस बीच जब चुनाव की बात हो रही है तो अभी अभी खबर यह भी आई है कि बीजेपी ने चुनाव में, लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में 72 लोग हैं, 72 प्रत्याशी हैं, जिसमें नितिन गडकरी का नाम भी है और जिसमें नाम मनोहर लाल खट्टर का भी है। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, आप जानते हैं, और उनका नाम भी है, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव। और साथ में सबसे बड़ी बात की नितिन गडकरी को लेकर कई चर्चा चल रही थी। महाराष्ट्र की पूरी लिस्ट आ गई है, महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर भाजपा लड़ रही है ये सब हम आपको बताएंगे, पूरी लिस्ट आप तक रखेंगे। और उसके अलावा तमाम कई इसमें भी मंत्री शामिल हैं और ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। अलग अलग दादर नगर हवेली से, दिल्ली की 2 सीटों के लिए भी हैं, हर्ष मल्होत्रा और योगेंद्र चंदोलिया हैं। फिर उसके अलावा गुजरात के लिए 10 सीट, गुजरात की 10 सीटें और ऐसे 6 हरियाणा की सीटें। ये सब जो बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है 72 प्रत्याशियों की, वो लिस्ट आपके सामने है। महाराष्ट्र के यहाँ पर 15-20, महाराष्ट्र में 20 सीटों की घोषणा, अपने प्रत्याशियों की घोषणा महाराष्ट्र में बीजेपी ने कर दी है। तेलंगाना में अपने लिए 10, तेलंगाना में 6, त्रिपुरा में 1 और ऐसे कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश, अनुराग ठाकुर देख लीजिए ऊपर, सबसे ऊपर नाम है 2 प्रत्याशियों के लिए। मध्य प्रदेश में 5 प्रत्याशियों के लिए, मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट में भी नाम थे कुछ, कर्नाटक के 12 और कर्नाटक में 20 कुल। तो ये सब हैं और इस प्रकार 72 हैं टोटल। प्रमुख नाम धीरे धीरे आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन अभी अभी ये लिस्ट आई है और कांग्रेस की 2 लिस्ट आ चुकी है, एक में 39, दूसरे में 43। तो आइए दोस्तों, इन सब के बीच
चुनाव आयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अलग अलग न्याय योजनाएं, न्याय गारंटी, इन सब की चर्चा। और चर्चा में हम जाने से पहले जरूर ये रखना